आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त मैं आपकी खिदमत में लाइव हाजिर हूं। बात करूंगा इसराइल और फिलिस्तीन के मसले पर। जी हां, 5 महीने की ये जंग हो गई है, लेकिन जंग रुकने का नाम नहीं ले रही है। जंग रोज बरोज बढ़ती जा रही है। हालांकि जिस तरह से इसराइल ने रफा पर हमले किए हैं, उसके बाद एक बार फिर अमेरिका ने खबरदार किया है, इसराइल को मुतनब्बे किया, आगाह किया है कि रफा पर हमले न किए जाएं। जी हाँ, इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे ज्यादा ये कि हिजबुल्लाह ने आज सबसे बड़ा अटैक, सबसे बड़ा हमला इसराइल पर किया है। ये अब तक का सबसे बड़ा हमला समझा जा रहा है, और ये उस वक्त हुआ है कि जब रफा पर इसराइल की मुसलसल स्ट्राइक हो रही है, मुसलसल इसराइल हमले कर रहा है। उसके बाद ये अपने आप में एक बहुत बड़ा हमला किया गया है। जी हाँ, खबर यह है कि तस्नीम न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक लेबनान की इस्लामी मज़ाहमत ने आज जुमे की सुबह एक बयान जारी करके कहा है कि मज़ाहमत के मुजाहिदीन ने गजा पट्टी में साबित कदम फिलिस्तीनी कौम और बहादुर और बावकार इस्तकामती महाज की हिमायत के लिए सयूनी हुकूमत के 10 फौजी ठिकानों को मुनासिब हथियारों से निशाना बनाया है। बयान में मशरकी और मगरबी हिस्सों पर, यानी ईस्ट और वेस्ट हिस्सों पर हमले की तफसीलात बयान की गई हैं। बयान में कहा गया है कि मशरकी इलाकों पर 6 हमले, जबकि मगरबी हिस्से पर 4 हमले किए गए हैं। इससे पहले इराक और यमन की मज़ाहमती तंजीमों ने सयूनी यानी इजरायली हुकूमत को खबरदार किया था कि अगर उसने गजा के खिलाफ हमले और जंग बंद न किए तो वो सयूनियों और उनके हामियों के खिलाफ अपनी कार्रवाइयां दोबारा शुरू कर देंगे। तो ये पहले ही खबरदार किया था, पहले ही मुतनब्बे किया था, और अब एक बड़ा हमला हुआ है। मैं समझता हूं कि ये अब तक का बड़ा हमला बताया जा रहा है, और इससे अंदाजा लग रहा है कि जंग किस तरह से बड़ी तेजी से बढ़ रही है। जी हाँ, जंग बढ़ रही है। इसका होगा क्या, ये गौर तलब है। इसके अलावा खबर ये है, मैं सबसे पहले बताऊं कि किस तरीके से हमास और इसराइल, ये खबर है कि हमास और इसराइल के बीच 5 महीने से जंग जारी है। पिछले साल 7 अक्टूबर को इसराइल पर हमास की जानिब से हमला किया था, जिसके बाद दोनों यानी इसराइल और फिलिस्तीन आमने सामने हो गए थे। इस लड़ाई के बीच मिस्र से लगी रफा सीमा पर इसराइली रक्षा बल यानी आईडीएफ ने कार्रवाई शुरू की है। कार्रवाई यही तक महदूद नहीं है, बल्कि इसराइल के आगे जमीनी हमले के भी इशारे दिए गए हैं। इस दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति यानी अमेरिकी सदर जो बाइडन ने एक बार फिर इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को शहरियों की तहफ्फुज के लिए, शहरियों की हिफाजत का ख्याल रखते हुए ये जो फौजी अभियान है, ये फौजी सैन्य अभियान चलाने की हिदायत दी है, रखते हुए ये कहा है कि मतलब खबरदार किया है कि अपने जो शहरी हैं उनका ख्याल रखा जाए, उसके बाद कोई कार्रवाई की जाए। ये बहुत कि जो बाइडेन ने गुरुवार को इजरायली पीएम से कहा कि उन्हें फिलिस्तीनी नागरिकों की रक्षा के लिए एक भरोसेमंद और जमीन पर उतारी जाने लायक योजना के बिना रफा सीमा पर सैन्य कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। ये अमेरिका ने खबरदार किया है, मुतनब्बे किया है। इसके अलावा एक सप्ताह से भी कम समय में दूसरी बार गुरुवार को दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई है, यानी इसराइल और अमेरिका, यानी नेतन्याहू और जो बाइडेन के बीच ये बातचीत हुई है। इस दौरान बाइडेन ने नेतन्याहू को गाजा पट्टी के दक्षिणी हिस्से में जाने के बारे में चेतावनी दी है। इसके अलावा बंधकों को रिहा कराने को लेकर भी बात की गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने बंधकों को मुक्त कराने करने में मदद के लिए 24 घंटे काम करना जारी रखने का भी वादा किया है। गजा की कुल आबादी 23 लाख है, जिसमें से आधे से ज्यादा अब रफा में है। यहाँ हजारों लोग विशाल तंबू शिविरों और भीड़ भरे संयुक्त राष्ट्र के आश्रयों में रह रहे हैं, यानी पनाहगाह में। आश्रय के अलावा ये रफा मदद का द्वार भी बन चुका है। दरअसल
غزہ پٹی میں لوگوں اور سامانوں کی آواجہی 3 کراسنگوں کے ذریعے ہوتی ہے۔ اس میں پہلا رفح کراسنگ ہے جس کا کنٹرول مصر کے پاس ہے، دوسرا ایریج ہے اور تیسرا کریم شالوم کراسنگ جن کا نینترن اسرائیل کرتا ہے۔ یدھ سے پہلے مانوی سہایتا کے لیے کریم شالوم پراتھمک مارگ تھا اور ایریج دونوں اب بند ہو گئے ہیں۔ اس طرح سے رفح غزہ کے اندر اور باہر جانے کا ایک ماتر راستہ ہے۔ یہ میں ہندی سے خبر پڑھ رہا ہوں۔ اس سے پہلے اس مہینے کی شروعات میں وائٹ ہاؤس نے بتایا تھا کہ راشٹرپتی بائیڈن اور نیتن یاہو کے بیچ فون میں لگ بھگ 45 منٹ کی بات چیت ہوئی تھی۔ اس دوران بائیڈن نے غزہ پٹی میں اسرائیل کی سینہ کارروائی میں فلسطینی ناگرکوں کی بڑھتی موت پر گمبھیر چنتا ویکت کی تھی۔ بائیڈن پرشاسن کے ایک وریش ادھیکاری نے میڈیا کو بتایا تھا کہ بائیڈن اور نیتن یاہو کی بات چیت مکھ روپ سے غزہ میں حماس دوارا رکھے گئے شیش 132 بندوقوں کی رہائی سنکشت کرنے کے لیے چل رہے پریاسوں پر کیندرت تھی۔ تو یہ خبر جو ہے وہ بھی اپنے آپ میں خبردار کیا ہے کہ جو حملے ہیں وہ بہت ہی سوچ سمجھ کر کیے جائیں، بلکہ احتیاط کی جائے کہ ان کے شہریوں کا کیا ہے۔ اور بات دیکھیں صرف میں سمجھتا ہوں کہ جو کیپٹیوز ہیں انہی کی نہیں ہے، بلکہ جس طرح سے اب حزب اللہ حملے کر رہا ہے، اور حزب اللہ حالانکہ عوام یا شہریوں پر نہیں بلکہ اسرائیل کے جو فوجی ٹھکانے، اب آپ دیکھیے کہ بڑا فرق ہے۔ جو اسرائیل ہے وہ کس پہ شہریوں پر حملے کر رہا ہے، یعنی رفح میں دیکھیے رہائشی علاقوں پہ حملے اس کے ہو رہے ہیں، جبکہ حزب اللہ جو ہے وہ اسرائیل کے فوجی اڈے پہ حملہ کر رہا ہے۔ یہی دونوں میں فرق ہے۔ ایک اور خبر ہے، سحر نیوز صہیونی ذرائع نے اعلان کیا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران غزہ کے جنوب میں واقع خان یونس میں فلسطینی جوانوں اور اسرائیلی فوجیوں کے درمیان شدید جھڑپیں ہوئیں، جہاں 2 اسرائیلی فوجی ہلاک اور 15 چھاتا بردار فوجی زخمی ہو گئے۔ اس سے قبل خود صہیونی حکومت نے غزہ کے جنوب میں بیت المقدس کے اپنے ایک 20 سالہ فوجی کی ہلاکت اور کئی دیگر کے زخمی کی خبر دی تھی۔ طوفان الاقصی آپریشن شروع ہونے کے بعد سے صہیونی حکومت مختلف اوقات میں اپنے فوجی اہلکاروں کی ہلاکتوں کا اعلان کرتی رہی ہے، تاہم غاصب حکومت صہیونی فوج کو پہنچنے والے نقصانات کو چھپانے کی کوشش بھی کرتی رہی ہے، جبکہ گزشتہ 4 ماہ کے دوران غاصب صہیونی حکومت کو بھاری جانی و مالی نقصانات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ تو یہ خبر جو ہے بڑی امپورٹنٹ ہے۔ اور اس کے علاوہ سب سے بڑا امپورٹنٹ بہت ہے وہ یہ کہ اسرائیل میں جو کیبنٹ ہے وہاں پہ ہنگامہ مچا ہوا ہے، وہاں پہ بہت ہی ایک طریقے کا شور ہے، لوگ ناراض ہیں۔ اور نیتن یاہو، دیکھیے نیتن یاہو کے خلاف تو لوگ پہلے سے ناراض ہیں، بلکہ جب یہ جنگ نہیں شروع ہوئی تھی اس سے پہلے 4-5 مہینے سے نیتن یاہو کے خلاف اسرائیل میں پروٹیسٹ چل رہا تھا، کیونکہ نیتن یاہو پر گھپلے بازی کا، گھوٹالے کا بہت بڑا الزام تھا، اور اس کی وجہ سے قانون سے بچنے کے لیے انہوں نے بڑی تبدیلی کی تعین میں، جس کو لے کر کے اسرائیل کے اندر پروٹیسٹ چل رہا تھا۔ اور اب جبکہ جنگ شروع ہو گئی ہے تو ایک طریقے سے کور مل گیا ہے نیتن یاہو کو، وہ اس جنگ کے پیچھے چھپنا چاہتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ بلا وجہ کی جنگ بڑھتی جا رہی ہے، بڑھتی جا رہی ہے، بڑھتی جا رہی ہے۔ اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آپ دیکھیے کہ جو جنگ اسرائیل اور غزہ تک محدود تھی وہ جنگ اب پھیل گئی ہے۔ وہ جنگ آپ دیکھیے لبنان، یمن، سیریا، عراق تک پہنچ گئی ہے، بلکہ اس کا دائرہ ایران تک ہے اگر کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ اور اگر ادھر دیکھا جائے تو ادھر مجبوری میں کہہ لیجئے یا جو بھی کہہ لیجئے، امریکہ بھی اس جنگ میں براہ راست شامل ہو گیا تقریباً، اب برٹین بھی شامل ہے، فرانس اور جرمنی، تو یہ لوگ بھی شامل ہے۔ تو اس طریقے کی شان حیدر رضوی صاحب، میں سب سے پہلے سب کا ذکر کر دوں، بہت جلد ہمارے ساتھ شوکت بھارتی صاحب جڑ جائیں گے، ان کے یہاں نیٹ ورک کی پرابلم تھی تو وہ کہیں اور گئے ہیں، اور وہ ہم سے بات چیت کریں گے۔ محمد زیاد صدیقی صاحب ہمارے ساتھ جڑ گئے، رفیق مکوانا صاحب،
शहनवाज मोहम्मद इनाम कुरैशी साहब हमसे जुड़ गए हैं। शान हैदर रिजवी साहब जुड़ गए, उन्होंने लिखा है कि जॉर्डन के कृषि मंत्री ने ये कहा है कि वो इजराइल को फल और सब्जी की सप्लाई जारी रखेगा। जी हाँ, मुदस्सिर अहमद साहब, आता हुसैन साहब, ये लखनऊ से हैं। इसके अलावा साजिद अली साहब हैं, एस के अताउल्ला साहब हैं, लई खान साहब हैं, यूनुस गुलाम हुसैन चौहान साहब हैं। इसके अलावा हिंदुस्तानी साहब हैं, मोहम्मद अशरफ मलिक साहब, सुनील लगान साहब जुड़े हुए हैं, साजिद अली, अली हमजा साहब, फिरोज शेख साहब, अब्दुल सलाम साहब और हुमायूं मलिक साहब। इसके अलावा शाहिद मोहम्मद शहनवाज कुरैशी, अब्दुल रज्जाक बानी साहब, सुनील लगान का वही अंदाज, मुख्तार अहमद साहब, अकबर शमसी साहब, मोहम्मद वैस सिद्दीकी साहब, नजीर खान साहब, रफीक मकवाना साहब, मैंने पहले ही नाम लिया, सईदा इनाम कुरैशी, इसके अलावा रफीक मकवाना साहब का, जयदीप सिंह बुंदेला साहब, ये भी जुड़ गए हैं, सबको सलाम करें, हनीफ अतार साहब, मोहम्मद कुतुबुद्दीन साहब, मोहम्मद हसन साहब, आरिफ अंसारी, राहुल खन्ना साहब भी हमसे जुड़ गए हैं। इसके अलावा मोहम्मद हसन, मोहम्मद जिया सिद्दीकी साहब, मोहम्मद अली हुसैन साहब, बशीर अहमद साहब, नेशनल वॉच है, मोहम्मद फिरदौस। इसके अलावा मोहम्मद वकार, कयाम खान साहब, फाजिल पाशा साहब, तो बहुत सारे, साबिर मेमन साहब, अब्बास नेवा, नदीर खान साहब, इसके अलावा शान आलम साहब, सैम रिजवी साहब, मोहम्मद वासिम साहब, सैम रिजवी साहब यूएसए से, मोहम्मद रईस साहब, मैंने कामिल खलील, कलीम खलील साहब, इसके मोनी, तो खुर्शीद अहमद साहब, अनिल शर्मा साहब, एजाज मीर साहब, अली अख्तर साहब, अनवर मेनन, आयनूर खान साहब, मोहम्मद शकील, इश्तियाक अली, आयनूर खान, रईस हैदर, आसिम जावेद, तो ये तमाम, इसके अलावा बहुत सारे लोग और हमसे जुड़े, साबिर मेमन साहब, फाजिल पाशा साहब, अब्दुल वहाब साहब, योगेश कौशल साहब भी हमसे जुड़ गए हैं, साबिर मेमन, तो ऐसे बहुत सारे लोग हमसे जुड़ गए हैं जिनका जिक्र करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि बहुत पहले से ये लोग जुड़ते हैं और फिर ये लोग सवाल भी करते हैं। तो इजरायली काबीना में इख्तलाफ और हजारों सिक्योरिटी एहलकारों के इस्तीफे, ये बहुत बड़ा, हजारों सिक्योरिटी एहलकारों के इस्तीफे हुए हैं। जी हाँ, ये बहुत बड़ी खबर है। मैं पूरी खबर पढ़ दूं कि शहर न्यूज एजेंसी की खबर है कि सयूनी मीडिया के मुताबिक, यानी इजरायली मीडिया के मुताबिक, हुकूमत की जंगी काबीना में कशीदगी अपनी इंतहा को पहुंच चुकी है और वजीर आजम बिन्यामिन नेतन्याहू और जंगी काबीना के अ, वजीर बनी गुटरेज आपस में बहुत कम ही बात करते हैं। इन सयूनी मीडिया का कहना है कि नेतन्याहू अमरीकी हुक्काम के साथ अ, बनी गॉन्टेज के रवाबित के बारे में मशकूक हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक सयूनी हुकूमत की जंगी काबीना के एक और रुकन गार्डी एस्कोट ने भी कैदियों के तबादले की मुज़ाकराती टीम के हवाले से नेतन्याहू की के फैसले पर तनकीद की है, यानी आलोचना की है। इससे कबल सयूरी मीडिया ने रिपोर्ट में कहा था कि वजीर आजम नेतन्याहू ने हमास के साथ मुआहदे के लिए इसराइल की इंटेलिजेंस, मोसाद और दाखिली सलामती की तंजीम शाबाक की तजवीज को मुस्तरद कर दिया है। दूसरी जानब सयूनी जराए इबलाग ने कहा है कि इस हुकूमत के हजारों पुलिस एहलकारों ने 7 अक्टूबर को तूफान अल अक्सा ऑपरेशन के आगाज के बाद से अपने इस्तीफे और कबल अज वक्त रिटायरमेंट की दरख्वास्त की है। जुमे को सयूरी हुकूमत के चैनल कान ने एक रिपोर्ट में कहा है कि हजारों पुलिस अफसरान और अहलकार 7 अक्टूबर के बाद से अपनी जहनी हालत बिगड़ने की वजह से इस्तीफे देने या रिटायर होने में दिलचस्पी जाहिर कर रहे हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक इन फौजियों में से कुछ ने खुदकुशी की भी कोशिश की है। कुछ अरसे कबल सयूरी चैनल कान ने
اپنی ایک رپورٹ میں اعتراف کیا تھا کہ غزہ کے خلاف زمینی جنگ میں 2000 سے زائد فوجیوں کو نفسیاتی مسائل کی وجہ سے مجبور ہو کر ماہر نفسیات کے پاس جانا پڑا۔